हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। तो इस ह्यूज सक्सेस की जो हमारा टीयर वन कोर बैच था, उसकी ह्यूज सक्सेस हुई, इतने लोगों के मैसेज आए। एंड मतलब मैं दो तीन चार पाँच अगर होते तो फिर मैं अपलोड भी करता उनके स्क्रीनशॉट्स लेकर। जितने लोगों के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आए मेरे को, इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया उसमें। बट वो दो तीन चार पाँच नहीं है, इट इज़ मोर देन 500 messages, and the people, the way they have shown love to this channel and to this core batch. Thank you so very much for becoming a part of this core batch and becoming a member of it. सो टीयर वन अभी ख़त्म हो चुका है, बहुत लोगों को हेल्प हुई। मेरी स्ट्रैटेजी, मैं कंटेंट से ज़्यादा स्ट्रैटेजी पर बिलीव करता हूँ। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने कोर बैच में अपने टीयर वन वालों को दी है, उन लोगों को पता है कि कैसी स्ट्रैटेजी उनको प्रोवाइड की गई है। सो कोर बैच में टीयर वन में जो भी स्ट्रैटेजी थी उसको हम आगे अब फॉरवर्ड करेंगे। प्रॉब्लम अब सिर्फ ये होगी आपको आगे कि सबके साथ जैसे सी ए पी एफ का एग्ज़ाम है, या अभी सी एस आई आर का केस 2023 का एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अभी, और उन सब में इशू ये होता है कि आपका जो टीयर वन है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की वजह से और थोड़ा जीएस की वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जहाँ पे बच्चे लैग करते हैं वो होता है उनका टीयर टू, विच इज़ डिस्क्रिप्टिव पार्ट। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में सबसे ज़्यादा इशू होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको याद तो सब कुछ हो गया है, बट उस फैक्ट को एक इंफॉर्मेशन में और अपने आर्ग्यूमेंट में डालना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप उनको बोलोगे कि एक पेज पर अपने बारे में ही लिख के दिखा दो, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू इवन राइट अबाउट देमसेल्व्स। तो वो भी इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है ना, उसको आगे मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, बिकॉज आई हैव बीन अ यूपीएससी एस्पिरेंट माई सेल्फ एंड आई सैट इन द इंटरव्यू इन 2020 एंड 2021। सो आई नो बेटर कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, कैसे उसको आगे आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, कैसे फॉरवर्ड किया जाता है, कैसे फॉर्मेट होता है और वो सब। एंड इंटरव्यू प्रोग्राम भी होगा, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या होता है कि इंटरव्यू में जब आप जाते हैं, अब इंटरव्यू के लिए आपको अलग से क्लास नहीं होती। इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको पूरे साल में जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, वो आपके ब्रेन में एक बहुत अच्छा उसका आंसर, एक बहुत अच्छा उसका आर्ग्यूमेंट और बहुत अच्छा कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड होना चाहिए दिमाग में। तो इस बैच के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट जितने भी एग्जाम्स का होता है सभी के लिए डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ठीक है। साथ ही में इंटरव्यू प्रोग्राम भी चालू किया जाएगा, ठीक है। सो द बैच हैज़ अ मोटो, लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड क्रैकिंग द डिस्क्रिप्टिव पेपर, क्योंकि ये पेपर में इशू सभी को सबसे ज़्यादा होता है। सो बेसिकली वो फॉर्मुलेट करना अपने आइडियाज़ को और पेपर पे डालना उसको, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए बच्चे जो हैं टीयर वन के बाद टीयर टू या फिर अगर आगे इंटरव्यू भी हुआ तो उसमें क्लियर नहीं हो पाते। उसी चीज़ को हम लोग आगे टारगेट करेंगे। पहले हम सीखेंगे एसेंस ऑफ राइटिंग। इस बार मामले में आपको ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने कॉलेज माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। जैसे कॉलेज के अंदर अगर आपको एक आप पेपर देने जा रहे हैं, एंड इफ़ यू गेट यू नो दी क्वेश्चन अबाउट क्लाइमेट चेंज, तो आपको जितनी भी क्लाइमेट चेंज की नॉलेज आती होगी ना, जो भी आता होगा आपको फैक्ट वगैरह, आप सब वहाँ पे लिख देंगे। उस माइंडसेट से बाहर आना है, बिकॉज एग्जामिनर वांट स्पेसिफिकली एक टॉपिक। अगर वो एक टॉपिक पूछ रहा है आपसे, अगर वो पूछ रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, लेकिन वो सिर्फ फिनेंशियल वे में बात कर रहा है, तो आप उसमें सारा पॉलिटिकल उसमें लिख नहीं लिख सकते कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 33% रिजर्वेशन बिल पॉलिटिक्स में उनको मिला, इकोनॉमिक्स। उनको फिनांस से रिलेटेड ही चाहिए कि कौन सी योजना जो हैं उसको विमेन एम्पावरमेंट के लिए है। जैसे महिला सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, साथ में जन धन योजना हो गया जिसमें हमने हेल्प की है, मुद्रा योजना में हम बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं विमेन को टू बिकम एंटरप्रेन्योर। तो ये सारी चीज़ें उसमें डालना ज़रूरी है उस ऐसे के अंदर। आप आर्ग्यूमेंट में ज़बरदस्ती हर चीज़ नहीं डाल सकते विमेन एम्पावरमेंट की, वैसे ही क्लाइमेट चेंज की नहीं डाल सकते। तो वो जो स्पेसिफिक एरिया जो कवर करना है एक ऐसे के अंदर, वो हम कवर करेंगे इस चैनल के थ्रू और इस कोर बैच के थ्रू, ठीक है। थिंक बिफोर यू एक्सप्रेस। जब भी आप एक ऐसे लिखने वाले होते हैं, उससे पहले आपके दिमाग में एक फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। आपके छोटे छोटे कीवर्ड्स और छोटे छोटे की पॉइंट्स आपको 20 से 30 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट लगाकर अपने दिमाग में सेट करना है और पेपर पे लिखना है उन कीवर्ड्स को कि मैं क्या कैसे अप्रोच करने वाला हूं इसको, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है एसेंस ऑफ राइटिंग में कि क्या पूछा गया है,
क्यों पूछा गया है और उसको हम बताएंगे कैसे। ये 3 चीजें अगर आपको समझ आ गई तो आप बहुत चीजें आगे इशू नहीं होगा आपको, आप इजीली कर पाएंगे। जैसे व्हाट वाई एंड हाउ का मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक इवेंट हुआ है अभी, जैसे कोई स्कीम आई है, या फिर चलो मान लीजिए 33% रिजर्वेशन बिल आया है, ठीक है। उस पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि क्या विमेन एम्पावर्ड हैं इस कंट्री में व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल स्फीयर, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि विमेन एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी पॉलिटिकल एरिना एज वेल। तो उस पर आप क्या लिखोगे। सो बेसिकली पूछा क्या गया है कि पॉलिटिकल स्फीयर में विमेन एम्पावरमेंट कैसी है। क्यों पूछा गया है, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि 33% रिजर्वेशन बिल आया है विमेन के लिए। तो जब आप ऐसे स्टार्ट करोगे और आप जब ये बोलोगे विद द रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसमें रिजर्वेशन दिया गया है, एग्जामिनर को पता है कि आपको समझ आ गया है एग्जामिनर ने वो क्यों पूछा है। ये एग्जामिनर को इंप्रेस करता है सबसे ज्यादा, और यही नॉलेज आपको देने के लिए ये कोर बैच को चलाया जाएगा। हाउ, उसके बाद आप फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, ये सारा काम जो है वो हमारा है, वो आपको समझाने का, ठीक है। अब आता है आर्ग्यूमेंट एंड बैकअप। अगर आप किसी टॉपिक पे जाते हैं, देखो कुछ टॉपिक्स में होते हैं प्रोज, ठीक है, और कुछ टॉपिक्स में होते हैं कॉन्स, या कभी कभी दोनों चीजें होंगी उस टॉपिक के अंदर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी हम विमेन एम्पावरमेंट का ही लेके चल रहे हैं, उसमें कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं है, उसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं, ठीक है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमने की हैं, स्टेप्स दैट हैव ऑलरेडी बीन टेकन, ठीक है, और स्टेप्स टू बी टेकन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं वे फॉरवर्ड, ठीक है, वे फॉरवर्ड बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप वन सेकेंड, वे फॉरवर्ड बोल सकते हैं, या फिर कंक्लूजन की तरीके से भी उसके बाद उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये होता है आप अपने आर्ग्यूमेंट को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। ये आपने सारी चीज़ें लिखी, अब आपने ये इश्यूज तो बोल दिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ किसी टॉपिक के बारे में, मैंने शुरू किया किसी के बारे में टॉपिक, जैसे हिस्ट्री में जितने भी एम्पायर्स थे उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं। अगर मैं उनका कोई भी एस्पेक्ट बताऊंगा तो मुझे बैकअप में एक एविडेंस देना पड़ेगा, ऐसे ही हवा में बात नहीं हो सकती, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इश्यूज और चैलेंजेस हैं, एग्जाम्पल्स एंड एविडेंस के साथ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि यार ये ऐसा इसलिए मैं सोचता हूं क्योंकि ऐसा हुआ है। स्टेप्स टेकन, जो भी स्कीम्स होंगी गवर्नमेंट की, ठीक है, या साथ में कोई भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब जैसे एनजीओज वगैरह हो गए, या फिर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी क्या चीज़ें हैं। क्योंकि देखो शुरुआत कैसे होती है स्ट्रक्चर की, शुरुआत होती है हमेशा इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल से हम लोग जाते हैं फैमिली स्ट्रक्चर पे, फैमिली स्ट्रक्चर से जाते हैं हम कम्युनिटी स्ट्रक्चर पे, कम्युनिटी से हम जाते हैं आपके सोसाइटी पे, सोसाइटी से जाते हैं नेशन पे, और नेशन से जाते हैं ग्लोबल। ये चीज़ें आपको बताने वाला कोई नहीं है, और ये चीज़ें समझाने के लिए कोर बैच समझाया जाएगा कि कैसे एक असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जब भी फॉर्मुलेट करते हैं एक आर्ग्यूमेंट को, तो कैसे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाना है। क्योंकि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो भी टॉपिक एग्जामिनर ने आपको दिया है, आपको थरली उसके बारे में हर 360 डिग्री एंगल से समझाना है कि मेरे को क्या पता है और क्या मुझे लगता है उस बारे में। ये चीज़ें समझाने का ना काम आपका है, और वो आर्ग्यूमेंट के साथ साथ बैकअप, जो आप एविडेंस दोगे, जो स्कीम्स बताओगे, जो फैक्ट्स आपने टीयर 1 में याद किए हैं, वो आपको यहां पे बताने हैं। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि क्यों हमेशा टीयर 1 के बाद ही टीयर 2 होता है। असेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो यही होना चाहिए, टीयर 1 और टीयर 2। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों हमेशा ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद ही सब्जेक्टिव पेपर होता है। वाई इज इट लाइक दैट। एग्जामिनर आपसे चाहता ये है, समझने की कोशिश कीजिए कि जितना भी आपने नोट्स बनाए हैं, जितना भी आपने फैक्ट्स, नॉलेज जितनी भी गेन की है, आपने डेटा लिया बहुत सारा, टीयर 1 एग्जाम के लिए आपने उसको निकाल लिया। अब वो चाहता है कि जो भी डेटा आपने लिया है, क्या आप उसको एक अच्छी समझाने वाली इंफॉर्मेशन में क्रिएट कर सकते हैं। वही एग्जामिनर चाहता है, और इसलिए सब्जेक्टिव पेपर बाद में आता है कि जितना भी फैक्ट्स आपने लिए हैं आप मेमोराइज करो और उसको कैटेगराइज करो ब्रेन में अपने,
कि कैटेगराइज करना मतलब अगर मैंने ये स्कीम पढ़ी है तो मैं उसको सोशल जस्टिस के कौन से सेक्शन में डालूंगा। वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं जैसे जैसे ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल्स हो गए, विमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, द अनबॉर्न, ये सब, ये इनको किस उसमें डालना है स्कीम को। तो वो डेटा को इंफॉर्मेशन बना के आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेपर में लिखना होता है। और उसके बाद सबसे आखिरी में इंटरव्यू होता है कि अब आपने सब कुछ सीख लिया है, अब हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो आपका जो वो पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्मुलेट करने का काम है वो कोर बैच में किया जाएगा। एक एक चीज़ें आपको फॉर्मुलेट करके बताई जाएंगी। डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैंने बताया कि जो भी डेटा आपने लिया है टीयर 1 की प्रिपरेशन में, वो अब आपको लगाना है ऑब्जेक्टिव पेपर में, अपने सब्जेक्टिव पेपर में। व्हाट टू राइट वी विल टेल यू, वेयर टू राइट, किस पार्ट में लिखना है, इश्यूज चैलेंजेस में लिखना है, वे फॉरवर्ड में लिखना है, कंक्लूजन में लिखना है, वो हम आपको बताएंगे। एंड हाउ टू राइट, कि कैसे लिखना है, वो सब चीज़ें भी होंगी। क्योंकि शुरुआत करते हैं आप किसी हुक से। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि कोई टॉपिक आता है, तो या आप कैसे शुरू कर सकते हैं। पहला तरीका है आपके पास कि आप एक कोट से शुरू करें। अब हमारे इस बैच में आपको एक पीडीएफ तो प्रोवाइड की ही जाएगी, लेकिन उस पीडीएफ को यूज़ कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। उस पीडीएफ के अंदर हर टॉपिक के हिसाब से, जैसे साइबर सिक्योरिटी, फिर मॉब वायलेंस, इन सब के चीज़ों में जो कोट्स होते हैं ना, इन सब के टॉपिक वाइज के, जैसे ही ये टॉपिक आए आपके आंसर राइटिंग में, आप सीधा का सीधा वो कोट आपको याद होगा और डायरेक्टली आप वहाँ लिख सकते हैं। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। आप शुरू करते हैं, मैं वापस आता हूँ उस बात पे, शुरू करते हैं आप जब किसी ऐसे को, तो आप शुरू करते हैं कोट से, या आप शुरू कर सकते हैं एक एनेक्डोट से। आप एक स्टोरी समझा सकते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए कि आपने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया कि देयर इज़ अ कैरेक्टर नेम्ड, मान लीजिए आयशा, ठीक है। एंड आयशा, जैसे हेल्थ के बारे में पूछा है, तो आयशा वेंट टू अ हॉस्पिटल, शी वेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस। उसके बाद आप समझाना शुरू कर सकते हैं अपनी बात को, एनेक्डोट भी दे सकते हैं, एक कैरेक्टर भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं कि करंट इवेंट कभी हुआ हो उस रिगार्डिंग, तो उससे आप शुरू कर सकते हैं एग्जामिनर को बताने के लिए कि यस एग्जामिनर, वी नो व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन, वी नो दिस। तो हम आपको इम्प्रेस करने के लिए उसी से शुरू करेंगे जो करंट इवेंट हुआ है। तो ऐसे फॉर्मुलेट किया जाता है चीज़ों को। उसके बाद आपकी बॉडी आती है, स्ट्रक्चर आता है पूरा, जिसमें आप सारी चीज़ें लिखते हैं। शुरुआत करते हैं इशूज़ एंड चैलेंजेस से या एस्पेक्ट से शुरू करते हैं, उसके बाद जाते हैं आगे फॉरवर्ड, फिर वे फॉरवर्ड बताते हैं कि कैसे बेटर हो सकता है। उसके बाद कंक्लूजन भी देते हैं। कंक्लूजन भी आप, ज़रूरी नहीं है कंक्लूजन आप नॉर्मली ख़त्म करें, आप कंक्लूजन एक कोट से भी कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है पूरे आंसर राइटिंग के अंदर, कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना, वो कनेक्टेड होना चाहिए सेकंड पैराग्राफ से। आप अपनी तरीके से अगर सीखेंगे, आप ये तो सीख लेंगे कि लिखना क्या है, लेकिन जो कनेक्ट करने वाला है ना, डॉट्स को कनेक्ट करने वाला, ठीक है, वो आपको इसमें यहाँ पे सिखाया जाएगा। मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। फिर आती है डायमेंशन, जिस पे हम काम करते हैं। जैसे टेम्पोरल डायमेंशन होगी। आप कभी कभी ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसके बारे में, जैसे मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए ट्रेड के बारे में वो लोग पूछ रहे हैं, तो आप शुरुआत कैसे करेंगे, पास्ट में जो था, ठीक है, उसके बाद फिर जो प्रेजेंट में है और फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी आप उस डायमेंशन पे भी काम करते हैं। साथ में प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन में आप पहले कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरिकली कैसे होता आया है। जैसे कश्मीर इशू है अगर आपको कश्मीर इशू शुरू करना है, तो आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा एग्जामिनर को। मुझे पता है ये सब हुआ है, और क्योंकि कुछ चीज़ें जो आज हैं उसका बहुत बड़ा कारण है कि वो पहले हुई हैं, उसके बाद वो आज जो है वो इसीलिए है। स्टेटस उसका आज क्या है, इश्यूज क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, या वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। अक्रॉस स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स मतलब कि ये जो इवेंट्स या फिर जो इश्यूज आप बता रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जिनको अफेक्ट हो रहा है वो कौन है। जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, चिल्ड्रन हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, विमेन हैं, ये सब कौन है, ये स्टेक होल्डर्स हैं। ये सब इन्हीं के लिए बनाई जा रही है, तो इनके ऊपर इनका अफेक्ट कैसा है, इम्पैक्ट कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखनी है। वॉक्स ऑफ लाइफ जो होते हैं, जैसे इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, ये मैंने बताया आपको अभी। स्टैंडर्ड्स जैसे अलग अलग, जैसे आप सब्जेक्ट्स मान लीजिए, बहुत बार ऐसा होता है कुछ चीज़ों का साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो होता है बैकग्राउंड, वो देना ज़रूरी है। इकोनॉमिकल, कभी पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन सब ये क्या है, इन स्फीयर पे हर इवेंट के लिए हम लोग काम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होता है जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता हो, क्योंकि जो भी स्कीम्स अच्छे से आती हैं बाहर,
वो स्टेट क्यों लेके आता है वेलफेयर स्कीम्स? बिकॉज दे आर रिटन समवेयर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। या कभी कभी कोई एक्ट्स आते हैं जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, तो वो कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन आ गया, वो सब चीज़ें आ गई, तो उसमें क्या होगा कि जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर आ गया, तो भी अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस याद है और अगर आप उनको कोट करेंगे वहाँ पे, तो इम्प्रेस बहुत होता है एक एग्जामिनर आपके आंसर से। वैल्यू एडिशन के लिए रिपोर्ट्स बताई जाएंगी जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आ गई है, ठीक है, या फिर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और रिपोर्ट्स देता है, उनको कैसे डेटा की तरह यूज़ करना है आपके आर्ग्यूमेंट को फर्दर समझाने के लिए। इंसिडेंट स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे जो इंसिडेंट है जिस बारे में पूछा गया है उसी के हिसाब से एग्जाम्पल देंगे। ये नहीं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में कभी कुछ है तो विमेन एम्पावरमेंट के जो भी आपको एग्जाम्पल याद आ रहा है वो आपने लिख दिया, नहीं, स्पेसिफिक होना चाहिए। 2 या 3 आपको अपने खुद के इनोवेटिव सोल्यूशंस दोगे ना तो उनको बेटर लगता है, क्योंकि बाकी रिपोर्ट्स तो इन एग्जामिनर्स ने पढ़ ली हैं। कभी आप खुद से भी अपना बनाओगे ना तो वो बेटर होता है। गवर्नमेंट स्लोगन्स हमें यूज करने हैं, जैसे सबका विकास, साथ सबका विकास, या फिर वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये सब चीज़ें जब आप यूज़ करोगे ना तो एग्जामिनर को पता है कि आपने थरीली न्यूज़पेपर पढ़ा है एंड यू हैव बीन अलाइंड, यू आर सिंक्रनाइज्ड विद द गवर्नमेंट विजन। आप गवर्नमेंट विजन के साथ साथ चल रहे हैं, तो वो आपको इसमें वैल्यू एडिशन के थ्रू समझाया जाएगा। टॉपिक्स हैं बहुत सारे, जैसे हेल्थ हैं, एजुकेशन है, साइंस, जुडिशरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज जैसे हो गया, अर्बनाइजेशन, ठीक है, एनर्जी, टेररिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सोशल इश्यूज होते हैं कुछ, ह्यूमन डेवलपमेंट है, प्राइवेसी हो गया, साइबर सिक्योरिटी जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और क्योंकि अभी एक रीसेंट जो एक्ट आया है सीआरपीसी से रिलेटेड आया है, उसके अंदर हमने मॉब वायलेंस को भी टैकल किया है। तो एग्जामिनर के पास एक बहुत अच्छा टॉपिक है आपसे पूछने के लिए कि मॉब वायलेंस होता है तो हाउ वुड यू टैकल इट एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन मॉब वायलेंस। ठीक है, करप्शन के रिलेटेड है, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। ये सब मेजर टॉपिक्स हैं जिन पे एसेस पूछे जाते हैं और जिन पे प्रिसिज राइटिंग भी आएगी आपकी और साथ में अनसीन पैसेज भी आएंगे। ये तीनों चीज़ें आपको इसी के अंदर मिलेंगी। प्रिसिज राइटिंग भी होगी आपकी इसी के अंदर, ठीक है, साथ में आपको ऐसे राइटिंग जो होगी वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगी हमेशा, और आपकी जो प्रिसिज ऐसे के बाद जो अनसीन पैसेज जो होगा, जो कॉम्प्रिहेंशन है, वो भी आपको यहीं से मिलते हैं। तो ये टॉपिक्स आपके थरली कवर किए जाएंगे, जो भी पूरे साल में हुआ है एस्पेक्ट, उसके हिसाब से हम लोग उस पर काम करेंगे, अलॉन्ग विद मॉडल आंसर्स आपको दिए जाएंगे। इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या है, अब देखिए, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे टीयर 2 के बाद, अब इंटरव्यू आपसे क्या चाहता है? इंटरव्यू चाहता है कि आपने इतनी नॉलेज 1 साल की ली है, तो क्या आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी है उसके अंदर, या आपने बस इंटर पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट डिफरेंट एडिटोरियल से उठाया है और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बना के दे दिया है? आप ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि इस इंटरव्यू हॉल में इतना स्ट्रेस होता है कि आप ये चीज़ें डायरेक्टली नहीं समझा पाएंगे उसको, इंटरव्यूअर को। तो वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी स्टेटस जो है डायरेक्टली, अब आप एक अशोक उनके नाम से बुक आती है इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया की, वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको समझना बहुत मुश्किल है। खुद के नोट्स मेरे, और उसके बाद वैल्यू एडिशन बहुत सारे डिफरेंट डेटा से, डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स से समझाने के लिए, इन एंड आउट, शुरुआत करके कि इंटरनल सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, उससे जाकर फिर सारी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जितनी भी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे वो काम करती हैं, किस तरीके से काम उनका रखा गया है एक एक्ट्स के अंदर, किस अथॉरिटी को केटर करती हैं वो, किसका काम कंट्री के अंदर है, किसका काम कंट्री के बाहर है, कैसे बॉर्डर मैनेजमेंट होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, क्योंकि आईबी के इंटरव्यू में तो खासकर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन साथ में सभी एग्जाम्स के इंटरव्यू के लिए हम लोग एडिटोरियल्स रखेंगे पूरे साल के, ताकि आपको जितने भी इवेंट्स पूरे साल में हुए हैं उसको समझाते हुए आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी इशू अगर एग्जामिनर पूछता है आपसे, तो आपको एक फॉर्मुलेटेड आंसर पता हो कि क्यों है ऐसा, क्या है ऐसा, और क्या हो सकता है इसके बारे में। ये चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, और इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाहता है, रटा हुआ ज्ञान नहीं चाहता। वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको इस सेशन में पूरी अच्छी तरीके से दी जाएगी। जो भी इवेंट्स हुए हैं एक लास्ट ईयर के अंदर, प्रीवियस 1 ईयर में, वो कंप्लीट किए जाएंगे हम एडिटोरियल्स के थ्रू, टॉपिक वाइज। जैसे सोशल जस्टिस के टॉपिक्स हैं उनको अलग से किया जाएगा, इकोनॉमिक्स के टॉपिक अलग से किए जाएंगे। देन कम्स द योजना मैगजीन।
योजना मैगजीन आपको बेसिकली एक टॉपिक उठाती है आपके लिए। जैसे एडिटोरियल्स में क्या होता है कि आपको एक इवेंट हुआ है इस कंट्री के अंदर, उसके बाद उस इवेंट के बारे में एडिटोरियल्स लगातार 2-3 हफ्ते आते रहते हैं। उससे क्या होता है कि एक ही टॉपिक के जब आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पढ़ते हैं ना, तो आपको ये लगता है कि यार हम लास्ट में एक हमें कोई पूरा अपडेट दे दे क्या हुआ था, ठीक है, उसके बाद हम उसको पढ़ लेंगे। तो योजना मैगजीन एंड समवेयर कुरुक्षेत्र मैगजीन जो होती है वो आपको ये चीज़ें करके देती है। तो योजना मैगजीन आप खुद उठा के पढ़ेंगे तो इतनी बल्कि है, 12 महीने की, आपको बहुत मुश्किल होगा। उसके क्रिस्प नोट्स बनाकर हमने उसमें रखे हैं अपने कोर बैच के अंदर। ये सारी चीज़ें आपकी बेटर आंसर फॉर्मुलेशन के लिए हम लोग देंगे, प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन जो हम ये पढ़ा रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि यूट्यूब के ऊपर जो फ्री क्लासेस हैं वो आती रहेंगी ऐसे राइटिंग के लिए या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। उसमें क्या होगा कि जैसे आपको हेल्थ रिलेटेड जितने भी ऐसे के इश्यूज होंगे उसको कवर किया जाएगा, एजुकेशन रिलेटेड, सोशल जस्टिस रिलेटेड, सीनियर सिटीजन्स या फिर जो वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी के उनके लिए वो वहाँ दिया जाएगा। लेकिन आपको कोर बैच के अंदर एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? कोर बैच में आपके लिए एक्स्ट्रा ये है कि जितना भी हम चीज़ें आपको पढ़ाएंगे उससे आपको आंसर लिखाएंगे और उस आंसर का इवैल्यूएशन किया जाएगा। उसके बाद जो चीज़ें आपको चेंज करनी चाहिए वो दी जाएंगी। साथ में आपको जो बेटर किया जा सकता है या ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका अच्छा है, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं लिखना, वो भी बताया जाएगा। पर्सनली सभी के ऐसे जो कोर बैच के अंदर एनरोल्ड होंगे उनके एक एक आंसर को पढ़ा जाएगा और उसको बेटर कराने की कोशिश की जाएगी। डायरेक्टली जो इवैल्यूएशन है 24/7 सपोर्ट, वो आपको पता है मेरे कोर बैच का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सभी को बहुत अच्छा लगता है वो है 24/7 सपोर्ट। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी आंसर में, किसी भी टॉपिक में, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, वो मिलेंगी। साथ में आपको कोर बैच के अंदर इंटरव्यू गाइडेंस के लिए सारी चीज़ें हाथों हाथ क्लासेस में बताई भी जाएंगी। तो इसीलिए कोर बैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और ये सिर्फ आईबी एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए एक माइंडसेट और पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करना है, वो इसमें किया जाएगा। जितने भी एग्जाम के इंटरव्यूज होते हैं उनके लिए जो माइंडसेट और पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए वो क्रिएट किया जाएगा। और जितने भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स आप देने वाले हैं, चाहे वो CSIR का केस 2023 का एग्जाम हो, IBACIO का हो, या साथ में CAPF का हो, या फिर आप CDS के लिए भी जाएंगे, NDA के लिए जाएंगे, वहाँ पे कोई आंसर्स देने होते हैं आपको। और साथ में उसी के आप अगर आगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो इन सब में आपको बहुत हेल्प होगी जब आपको इन एंड आउट सारे टॉपिक्स पता हों, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको डिटेल्ड चीज़ें जो हैं वो बैच के अंदर मिलेंगी। अदरवाइज हर इशू के लिए जो टॉपिक्स मैंने यहाँ बताए हुए हैं इन सब के लिए डेटा जो है वो आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा। लेकिन वो सपोर्ट और वो सारा आंसर इवैल्यूएशन कैसे बेटर करना है, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ के ऐसे लिख तो लेंगे लेकिन आपको बताएगा कौन कि क्या लिखा है, क्या सही गलत है क्या है। तो जो कोर बैच है उसके अंदर आपको हर संडे को ऐसे राइटिंग के लिए आपको टॉपिक दिया जाएगा और उसके बाद आप उसके बारे में लिखेंगे। साथ में आपको एक मॉडल आंसर भी दिया जाएगा कि कैसा होना चाहिए अगर आप लिख रहे हैं तो। उसके बाद आप अपने आइडियाज़ वहाँ पर डाल के लिखेंगे और उसकी इवैल्यूएशन की जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टीयर 2 कोर बैच, या मान लीजिए आप डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए जो बैच चला रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर सारी क्लासेस ली जाएंगी फॉर दैट कोर बैच। अदरवाइज जो फ्री क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर डाली जाएंगी, कंटिन्यूड रहेंगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू सो मच अगेन जिसने भी टीयर 1 कोर बैच के लिए इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं। मतलब स्क्रॉल करते हुए हम लोगों को, पूरी टीम को इतना वक्त लग गया उसको पढ़ने में। थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड माई स्ट्रैटेजी एंड बिलीविंग इन मी। थैंक यू सो वेरी मच। जितने भी इश्यूज़ हैं आप जो टेलीग्राम है हमारा, मेरे को डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, ठीक है। @mindmaps_आकाश मेरा यूज़र नेम है, ठीक है। आप वहाँ पे डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना है। अदरवाइज आपको अगर हमारा बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या है, इट इज़ टारगेट IB एग्ज़ाम्स, ठीक है। आप वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको हर चीज़ के लिए आपको मिल जाएंगे टारगेट IB एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, साथ में आएगा। थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।